बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने फिल्टर स्टार्ट किए थे और एक्टिव फिल्टर बेस्ड लो पास फिल्टर हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने रिस्पॉन्स देखा था और फिर उसकी हमने देखा था डिज़ाइनिंग किस तरह होती है। उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल जो है प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। उनको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा आर्टिकल लो पास फ़िल्टर से रिलेटेड है, वो कवर करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि एक्टिव हाई पास फ़िल्टर जो होते हैं, वो किस तरह से उनका रिस्पॉन्स होता है और उनको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, बिफोर स्टार्टिंग हाई पास फ़िल्टर, यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो इंटीग्रेटर सर्किट है, that integrator circuit can also operate as a low pass filter। तो उसके लिए ये मैंने इंटीग्रेटर सर्किट का जो है ये सर्किट ड्रॉ किया है। आपको पता है कि इंटीग्रेटर सर्किट में जो है बेसिकली कैपेसिटर इज इन फीडबैक एंड रेजिस्टेंस जो है वो इनपुट साइड पे होती है। तो इसका अगर हम रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना चाहें तो अगेन वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। यहाँ 0 वोल्ट से पेयर हो रहा है, तो इसका मतलब है जो इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं इसको I1 कह दूं, दैट करंट वुड बी इक्विवेलेंट टू द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर IC। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कोई करंट एंटर नहीं होता ड्यू टू इट्स हाई इनपुट इम्पीडेंस। अच्छा, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों करंट्स को इक्वेट करना है। अगर I1 की इक्वेशन बिल्डअप करें तो आएगी VI माइनस 0 डिवाइडेड बाय R। और इसी तरह से अगर कैपेसिटर करंट जो है उसकी लिखें तो 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय द कैपेसिटर इम्पिडेंस, तो ये आ गया माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय XC। और फिर हमने इसमें बेसिकली कैपेसिटर की जो इम्पिडेंस है उसको प्लग इन कर दिया एज 1/j⍵c, और फिर इस 1/j⍵c जो है इसमें से j⍵c को न्यूमरेटर में लाए, तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन जो है इसमें इजीली आप V0/Vi कंप्यूट कर सकते हैं। इसको रीअरेंज करें तो आ जाएगी V0/Vi इज इक्वल टू 1/j⍵CR। ठीक है। अब आप इसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा 1/ω/RC। अब ये आपके पास जब इसका गेन का एक्सप्रेशन आ गया, तो इस गेन के एक्सप्रेशन में अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करना शुरू करें तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, सो दिस मीन्स आपके पास जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एज ओमेगा गोज अप द डिनोमिनेटर इंक्रीजेस एंड द ओवरऑल रेशियो डिक्रीजेस। So this means the magnitude of the frequency response of this particular circuit drops down. So this means this circuit attenuates the higher frequencies and passes the lower frequencies. That's why we call this filter integrator circuit as a low pass filter. इसी तरह से अगर आप डिफरेंशिएटर सर्किट का रिस्पॉन्स निकालेंगे तो j⍵CR आएगा, वो आप डिराइव कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो वो आपके पास एज हाई पास फिल्टर जो है वो एक्ट करता है। तो यू शुड नो दिस के डिफरेंशिएटर जो है वो एक्ट करता है एज अ हाई पास फिल्टर एंड इंटीग्रेटर एक्ट करता है एज अ लो पास फिल्टर। ठीक है, तो ये लो पास फिल्टर में हमने एक और टाइप सिंपल सर्किट जो है वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर सर्किट में आपके पास डिज़ाइनिंग एज सच कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। जो हमारा दूसरा सर्किट था उसमें डिज़ाइनिंग जो है वो आप गेन वगैरह उसका सेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था उसमें हमने KDC सेट किया था, इसमें तो KDC आपके पास सिंपली जो है वो यूनिटी ही होगा। ठीक है, अच्छा। अब इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं हाई पास फिल्टर्स को, उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। तो हाई पास फिल्टर जो है दैट इज अ फिल्टर बेसिकली विच पासेस हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एंड विच अटेनुएट्स द लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो अब अगर आप इसका रिस्पांस जो है उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, वाई एक्सिस पे हमारे पास मैग्नीट्यूड है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रन कर रही है इन रेडियंस पर सेकेंड। तो एच ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास ग्रेजुअली राइज करेगा। ठीक है, ये मेरे पास लीनियर प्लॉट है जो इसका नॉर्मल स्केल में हम प्लॉट करते हैं।
और अगर आप डीबी में प्लॉट करें तो डीबी में भी ये पहले आपके पास लो होगा और फिर आहिस्ता 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 ग्रेजुअली ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका बॉर्डर प्लॉट है अगर आप डीबी स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो एज कम्पेयर टू लो पास फिल्टर ऑपोजिट है। लो पास फिल्टर मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था और फिर मिनिमम की तरफ ड्रॉप कर रहा था, ये मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है फिर मैक्सिमम की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर को जब हमने कवर करना है तो फर्स्ट ऑर्डर में हम स्टार्ट करते हैं विद द सर्किट। अभी जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं अगेन उनके लिए आज की क्लास में हम बेसिकली हाई पास फिल्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाई पास फिल्टर्स स्टार्ट करने जब हम जा रहे हैं तो इसमें हम हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स देखेंगे। हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स देखने से पहले मैंने जस्ट एक छोटा सा आर्टिकल और पढ़ा है कि आप इंटीग्रेटर को भी एज अ लो पास फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। और इंटीग्रेटर सर्किट का अगर आप वोल्टेज गेन कैलकुलेट करें, आप क्योंकि आप लोग लेट ज्वाइन करें तो आप पीडीएफ से देख सकते हैं, मैंने पूरा ड्राइव करके दिया है। तो ये इंटीग्रेटर का जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास, ये ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आप ओमेगा को इंक्रीज करेंगे ये ट्रांसफर फंक्शन ड्रॉप करेगा। तो दिस मीन्स जो इंटीग्रेटर है दैट कैन एक्ट एज अ लो पास फिल्टर, ठीक है। ये बेसिकली इसमें मैंने एक्सप्लेन किया। और अब हम स्विच करें टवर्ड्स हाई पास फिल्टर। जब हम हाई पास फिल्टर की तरफ जा रहे हैं तो हाई पास फिल्टर में पहले हमने देखा है इसका रिस्पॉन्स इन लीनियर स्केल एज वेल एज इन डीबी स्केल, और जिसको आप बॉडी प्लॉट भी कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट होगा विद मिनिमम एम्पलीट्यूड, यानी जो लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं उनको ये मिनिमम गेन प्रोवाइड करेगा, और जो फ्रिक्वेंसी राइज करेगी इसका रिस्पॉन्स गेन जो है वो हाई हो रहा है। दिस मीन्स जो हायर फ्रिक्वेंसीज होंगी उनको मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करेगा ये। तो डीबी में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो डीबी में भी हमें ये नज़र आ रहा है कि जो लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं उनको कम गेन मिल रहा है, जो आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं गेन भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स को जब देखने जा रहे हैं तो ये उसका रिस्पॉन्स की जनरल अभी फॉर्म मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। इसकी जनरल फॉर्म में अब अगेन जिस तरह लो पास फिल्टर में भी आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही थी, यहाँ ओमेगा सी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बजाय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी अब आप अगर देखें तो आपका जो मैक्सिमम ऑफ दिस गेन है उसको हमने लिखा है एज के पी बी। फिर के पी बी इज योर पास बैंड गेन, यानी जो आपका मैक्सिमम गेन है हायर फ्रिक्वेंसीज पे जाके जहाँ मैक्सिमम आपका गेन जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो दिस मैक्सिमा इज के पी बी। तो जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है उस पे आपका गेन आके जो के पी बी है उसका 70% हो जाता है, ठीक है। जिस तरह आपके लो पास फिल्टर में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे आके आपका जो गेन था दैट बिकेम 70% ऑफ योर के डी सी। के डी सी कहाँ गेन था? एट योर फ्रिक्वेंसी इक्वल टू जीरो, वो मैक्सिमम था और उसमें गेन इस तरह से ड्रॉप करता था और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे जाके गेन जो है वो आपके पास इक्वल हो जाता था 70% ऑफ योर के डी सी। यहाँ ऑपोजिट है, यहाँ मिनिमम से गेन स्टार्ट लेगा और ग्रेजुअली राइज करते करते जिस पॉइंट पे आके ये अपने मैक्सिमम यानी के पास बैंड के इक्वलेंट हो जाएगा, उस फ्रिक्वेंसी को उसके सॉरी 70% के इक्वलेंट हो जाएगा, उस फ्रिक्वेंसी को आप कहेंगे कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। और फिर इससे आगे इंक्रीज होते होते ग्रेजुअली सेटल डाउन हो जाएगा एट के पी बी। तो यानी इसका मैक्सिमम जो पॉइंट होगा वो के पी बी होगा, और वो भी हम देखेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फिल्टर में यानी हाई पास फिल्टर में जो पैरामीटर्स मैटर करेंगे वो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मैटर करेगा और के पी बी मैटर करेगा, यानी पास बैंड गेन। जिस तरह से लो पास फिल्टर में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और के डी सी मैटर करते थे, इसमें ये दो जो हैं ये वैल्यूज मैटर करेंगी जिनकी हेल्प से आप इस फिल्टर को डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो अब के पी बी क्या है? के पी बी बेसिकली आपके पास अगर आप ओमेगा को इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं यानी हायर साइड पे लेके जाते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये लिमिट आप अप्लाई करें या लिमिट इम्पोज करें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के ऊपर, जो जिस वैल्यू पे ये सेटल होगा दैट वैल्यू इज नोन एज के पी बी। अभी हम इसको जनरलाइज रहने देते हैं, अभी जब ये सर्किट हम कर लेंगे तो इसमें हम फिर मेजर करके भी देखेंगे कि किस तरह से आप के पी बी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब ये हमारे पास जो सर्किट है दिस सर्किट इज फर्स्ट ऑर्डर
हाई पास फिल्टर और ये एक्टिव फिल्टर है क्योंकि इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वॉल्व है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो आ गया वो एट इनपुट साइड आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये रेजिस्टेंस निकाल दूँ तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, ये डिफरेंशिएटर बन जाएगा। और आप फिर ये देख सकते हैं, इसका भी आप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि जब डिफरेंशिएटर भी एज अ हाई पास फिल्टर ही ऑपरेट करेगा। लेकिन जब ये आप इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ इंक्रीज ऐड कर देते हैं तो आपके पास डिज़ाइनिंग जो है वो आसान हो जाती है, और डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो भी हम देखते हैं कैसे। ठीक है, ओके, लेट्स सी कोई पार्टिसिपेंट वेटिंग पे है जी, बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने इसको जनरल फॉर्म में बना दिया, यानी जो इनपुट साइड की इम्पीडेंस थी उसको मैंने Z1 लिख दिया, जो फीडबैक की इम्पीडेंस थी उसको मैंने ZF लिख दिया। तो अब मेरे पास ये सर्किट कन्वर्ट होके इस तरह से बन गया। अब ये इन्वर्टिंग सर्किट है क्योंकि इनपुट आपकी अप्लाइड है यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। सो दिस मीन्स दिस इज योर इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन, और इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का गेन होता है -ZF/Z1, ठीक है। V इन आपका यहाँ कैपेसिटर के साथ अप्लाई होगा, राइट। तो अब यहाँ ZF तो सिंपली है हमारे पास RF, और Z1 जो है दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, मैंने उसको एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन लिख दिया। और उसमें फिर ZC यानी जो इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटेंस है उसको प्लग इन कर दिया एज 1/j⍵C प्लस R1, और फिर मैंने इसका LCM कंप्यूट कर लिया। इसका जब मैंने LCM कंप्यूट किया तो ये मेरे पास जो है ये फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये मेरे पास Z1 की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या किया, अब आपने Z1 को h ऑफ ओमेगा में प्लग इन कर दिया। तो ये इस Z1 की जगह मैंने जो Z1 कैलकुलेट किया उसको मैंने प्लग इन कर दिया, ये पूरा फैक्टर मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो j⍵c यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम इसको न्यूमरेटर में ले गए और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास h ऑफ ओमेगा कैलकुलेट होके आ गया। अब अगर हम इसमें ओमेगा को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाते हैं तो आपके पास न्यूमरेटर में तो एक ही फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में 1 इग्नोर हो जाएगा एज ओमेगा आप जो है उसको इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा रहे हैं, और ये आपके पास तकरीबन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनेगी। और आप लॉपिटल रूल लगा के अगर इसको सॉल्व करें तो ये -RF/R1 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे जाके हम और क्लियर कर लेते हैं। अगर आप h ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास h ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड आ गया RFC ओमेगा, और डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड आ गया रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर का जो है वो मैग्नीट्यूड, राइट। तो अब आपके पास h ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया। आपको पता है कि जब हम h ऑफ ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं तो h ऑफ ओमेगा में मैटर करता है फिर आपके पास के बेसिकली आपके पास उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका फेज एंगल क्या है, ठीक है। तो फेज एंगल अगर आप इसका देखें तो फेज एंगल कैसे निकलेगा, फेज एंगल के लिए आप अगर न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में C और RF ये तो रियल नंबर है, ठीक है, इनका तो कोई वो नहीं होगा। ओमेगा C RF ये तो आपके पास क्या है, रियल नंबर है, इनका तो कोई फेज नहीं होगा। फेज जो होगा वो आएगा ड्यू टू J, और उसके साथ एक माइनस साइन भी है, तो यानी -J का जो है फेज आपका न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। -J का जो फेज होता है दैट इज इक्वल टू -90 डिग्री, राइट। J का जो फेज होता है दैट इज 90 डिग्री, यानी आप किसी भी नंबर को अगर J से मल्टीप्लाई करें तो वो 90 डिग्री का फेज उसमें इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर से जानते होंगे। तो अगर -J है तो उसका जो फेज होगा दैट वुड बी -90 डिग्री। ये न्यूमरेटर का फेज आ गया -90 डिग्री, और डिनोमिनेटर का जो फेज है वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर का जो फेज है वो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो रियल पार्ट तो 1 है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज ओमेगा C R1, ये आ गया ओमेगा C R1, राइट। तो न्यूमरेटर का फेज ड्यू टू -J -90 डिग्री, माइनस डिनोमिनेटर का फेज ये आ गया। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास h ऑफ ओमेगा का फेज आ जाएगा, राइट। अब अगर आप इसको ड्रॉ करें तो इसमें आपके पास
जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्योंकि हाई पास फिल्टर है, स्टार्ट ये मिनिमम से लेगा और फिर ये इंक्रीज होगा, और कॉर्नर फ्रिक्वेंसी जो कि 1/r, यहाँ थोड़ा कट हो गया सॉरी, 1/r1c के इक्विवेलेंट होगी। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 1/r1c के इक्विवेलेंट कैसे आई? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ आपके पास ओमेगा के साथ, जे ओमेगा के साथ जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता है दैट इज टाउ, एंड योर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज बेसिकली 1/टाउ। तो अगर CR1 टाउ है तो आपकी जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होगी वो 1/RC होगी। इसको भी हम आगे जाके प्लॉट करके भी देखेंगे कि वाकई गेन इसमें 70% ऑफ योर पास बैंड गेन हो जाता है। ठीक है, तो पास बैंड के ऊपर आके ये 70% ऑफ केपीबी हो जाएगा, और फिर उसके बाद आगे जाके ये सेटल हो जाएगा केपीबी के ऊपर। ठीक है, ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। अब हम देखते हैं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं कंसिडर करूँ, ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करके बताया, और इसमें मैं ओमेगा सी प्लग इन, यानी ओमेगा की जगह कॉर्नर फ्रिक्वेंसी प्लग इन करूँ, तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है मेरे पास 1/r1c। तो मैंने इसमें ओमेगा की जगह कॉर्नर फ्रिक्वेंसी में प्लग इन कर दी, तो वो मैंने प्लग इन कर दिया एज 1/r1c। इस तरह डिनोमिनेटर में मैंने कॉर्नर फ्रिक्वेंसी प्लग इन कर दिया एज 1/r1c। तो यहाँ तो ये R1c कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ कैपेसिटर और कैपेसिटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा -RF डिवाइड बाय R1, और डिनोमिनेटर में ये फैक्टर हो गया आपके पास 1 स्क्वायर, और ये भी +1 इसमें ऐड हो रहा है, यानी ये √2 आ जाएगा। 1 + 1 इज √2, या आप इसको लिख सकते हैं एज 1/√2 टाइम्स RF डिवाइडेड बाय R1, और RF डिवाइडेड बाय R1 आपके पास होता है KPB, राइट? तो KPB डिवाइडेड बाय √2 या 0.707 ऑफ KPB आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ हमने ये प्रूव भी कर लिया कि अगर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को अपनी जो गेन रिस्पॉन्स है उसमें प्लग इन करते हैं, तो आपके पास गेन जो है वो केपीबी के 70% पे ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चल गया कि वाकई जो है वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे गेन जो है वो अपने मैक्सिमम के 70% पर आ जाता है। फेज रिस्पॉन्स को अगर आप प्लॉट करें तो फेज रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट होगा -90 डिग्री से, जो कि आपके न्यूमरेटर का रिस्पॉन्स है, और फिर उसके बाद आपके पास ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, -180 डिग्री तक जा रहा है। -180 डिग्री तक ये क्यों जा रहा है? क्योंकि जब आप ओमेगा को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवाएंगे, तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवाएंगे जब, तो आपका गेन जो है वो सिर्फ -RF/R1 के बराबर रह जाएगा। सही है, क्योंकि आपने देखा है कि पास बैंड वो जो हमने कैलकुलेट किया था, जब आप ओमेगा को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराते हैं तो गेन की वैल्यू -RF/R1 हो जाती है, और इस -RF/R1 में जो माइनस साइन है वो हमें बता रहा है कि जब ओमेगा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपके पास जो फेज है वो -180 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस की वजह से जो ये फेज सेटल होगा ये -180 डिग्री पे जाके सेटल होगा, राइट? तो ये हमारा फेज रिस्पॉन्स का ग्राफ है। अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम में आपको डिज़ाइन करना है हाई पास फिल्टर with a pass band gain यानी KPB of -2 and corner frequency यानी ओमेगा C of 1 किलो रेडियंस पर सेकेंड यानी 1000 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसका मतलब है इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक इक्वेशन आप उसमें से बिल्डअप कर सकते हैं KPB से, यानी -RF/R1 is equivalent to -2, दिस मीन्स RF/R1 is equivalent to 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बिल्डअप होगी। और इक्वेशन नंबर 2 अगर आपने बिल्डअप करनी है तो इक्वेशन नंबर 2 को बिल्डअप करने के लिए आप यूज़ करेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास 1/R1c इज इक्वल टू 1000, यानी 1000 रेडियंस पर सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं लेकिन अननोन्स तीन है, RF भी अननोन है, R1 भी अननोन है, और कैपेसिटेंस भी अननोन है। सो दिस मीन्स एक कोई वैल्यू हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं R1 को टू बी 1 किलो ओम। तो दिस मीन्स अगर R1 मैंने 1 किलो ओम अज्यूम कर लिया तो इस इक्वेशन से RF जो है वो 2R1 आ जाएगा। दिस मीन्स RF जो है वो 2 किलो ओम्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अब आप इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में जो है वो R1 को प्लग इन कर दें, तो यहाँ से आप पास जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपको जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो बजाय रेडियंस पर सेकंड के इन हर्ट्स गिवन हो, तो फिर आप ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे ये बनेगी एज 2 पाई एफ सी, यानी आपको जो गिवन फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में है उसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा।
इज इक्वल टू 1/r1c, राइट। तो पहले आप उसको रेडियंस में लेके जाएंगे, यानी जो हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है, दिस इज फॉर अ फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन इन रेडियन पर सेकंड। अगर हर्ट्ज में गिवन होगी तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर आप इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। ओके, तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए एक क्विक रिव्यू दे देता हूं मैं इस लेक्चर का। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने एक ये छोटा सा पार्ट कवर किया, इंटीग्रेटर एज अ लो पास फिल्टर, यानी लो पास फिल्टर जो हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे उसी को हमने थोड़ा सा कंटिन्यू किया। और इसमें हमने इंटीग्रेटर का ट्रांसफर फंक्शन डेवलप किया, हमने इन्वर्टर का जिस तरह से इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का ट्रांसफर फंक्शन आप निकालते हैं, I1 को इक्वेट करते हैं I2 के साथ। यहाँ मैंने I1 और IC लिख दिया क्योंकि फीडबैक में कैपेसिटर है। I1 जो है वो VI डिवाइडेड बाय R आ जाएगा, और जो कैपेसिटर का करंट आया वो आ जाएगा 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय XC, यानी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय XC। और फिर हमने इसमें XC को प्लग इन किया और फिर रीअरेंज की इक्वेशन, और यहाँ से हमने वी नॉट बाय वी आई कैलकुलेट किया 1/j⍵c_r। और फिर हमने इसमें देखा कि आप अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो 1/ωc_r आ जाता है, और अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करें तो गेन आपका ड्रॉप डाउन होगा। तो अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, गेन ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो दिस मीन्स योर सर्किट इज एक्टिंग एज अ लो पास फिल्टर, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसीज पे वो कम गेन दे रहा है और लो फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा गेन दे रहा है। और इसमें मैंने आपको बताया कि बिफोर स्विचिंग टू हाई पास फिल्टर अगर आप इसकी जगह डिफरेंशिएटर बना लें, यानी यहाँ कैपेसिटर लगा दें, यहाँ रेजिस्टर लगा दें, तो उसका अगर आप रिस्पॉन्स इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा j⍵c_r, ठीक है, या ω_c_r अगर आप उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो दिस मीन्स उसमें अगर ω_c_r उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करेंगे जूं जूं, तो उसका रिस्पॉन्स भी इंक्रीज करेगा। दिस मीन्स वो एक्ट करेगा एज अ हाई पास फिल्टर। So this means differentiator acts as a high pass filter and integrator acts as a low pass filter. फिर हम आगे टुवर्ड्स फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर्स, और उसका मैंने जनरल रिस्पांस बताया कि जनरल रिस्पांस ऐसे होता है कि जो जो आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं गेन भी आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसीज को ये अटेनुएट करता है और हायर फ्रीक्वेंसीज को ये मैक्सिमम गेन देता है। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स में जनरल फॉर्म बनाई कि ये आपका जो रिस्पॉन्स होता है ये मैक्सिमम जाके के पास बैंड पे सेटल हो जाता है, यानी इसका मैक्सिमा जो है वो के पास बैंड है। तो जिस पॉइंट पे ये जो है वो मैक्सिमा के 70% पे आएगा उसको हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, यानी ओमेगा सी कहेंगे। तो इसमें दो टर्म्स मैटर करेंगी, के पी बी यानी जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे इसमें सेटल होना है, और ओमेगा सी जहाँ पे ये मैक्सिमम के 70% पे आ जाता है। तो ओमेगा सी से जो बियॉन्ड फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपका पास बैंड है, यानी जिन फ्रीक्वेंसीज को ये पास कर रहा है, और जो ओमेगा सी से बिलो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपका स्टॉप बैंड है, जिनको ये स्टॉप कर रहा है। और के पास बैंड क्या होता है? के पास बैंड बेसिकली जब आपने कैलकुलेट करना हो तो आप फिल्टर रिस्पॉन्स में ओमेगा को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएं तो आपका के पास बैंड यानी उसका मैक्सिमम पॉइंट आपको मिल जाए। अब ये हमारे पास एक्टिव हाई पास फिल्टर है फर्स्ट ऑर्डर, और इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, इसमें हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें जो इम्पिडेंसेस हैं उनको z सब f और z सब 1 लिख लिया है, यानी इनपुट इम्पिडेंस को z1 लिख लिया और फीडबैक इम्पिडेंस को zf लिख लिया, राइट। और फिर मैंने देखा कि इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है तो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का गेन होता है -zf/z1। तो इसमें zf जो है वो तो सिंपली rf के इक्विवेलेंट है, लेकिन z1 जो है वो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है कि मैंने उनके सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। तो मैंने कैपेसिटर की इम्पिडेंस को प्लग इन किया और उसमें R1 ऐड किया, एलसीएम लिया, तो ये मेरे पास Z1 आ गई। Z1 आ गई तो इसको मैंने यहाँ h ऑफ ओमेगा में प्लग इन कर दिया, ये मैंने Z1 की जगह Z1 जो मैंने कंप्यूट किया उसको प्लग इन कर दिया, और फिर मैंने इसको सॉल्व किया, j ओमेगा c को ऊपर ले आया, तो ये मेरे पास फैक्टर आ गया, ठीक है। अब इस फैक्टर में आप ओमेगा को जब इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली -RF/R1 की इक्विवेलेंट आ जाएगा, विच इज योर के पास बैंड, ठीक है। और के पास बैंड का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा।
और जो आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बेसिकली कौन सी होती है, यहाँ आप देखते हैं कि ओमेगा के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई, जे ओमेगा के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज योर टाउ। और इस टाउ को आप अगर R1C करें तो योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1 ओवर टाउ, तो दिस मीन्स वो इसका इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसका मतलब है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास 1/R1C आ जाएगी। तो आपका एच ऑफ ओमेगा आ गया आर, अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो RFC ओमेगा डिवाइड बाय R1C ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ये आ गया अंडर द रूट। और न्यूमरेटर में आपके पास जो है वो सिर्फ आपका इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपके इमेजिनरी पार्ट का आप स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास RFC ओमेगा आ जाएगा। यानी जो न्यूमरेटर है वहाँ का भी बेसिकली आपने पूरा मैग्नीट्यूड लिया है, क्योंकि न्यूमरेटर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे तो क्या आएगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर द रूट। रियल पार्ट स्क्वायर इज 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर वुड बी ओमेगा C RF स्क्वायर अंडर द रूट। तो स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ऊपर जो है वो RFC ओमेगा। ठीक है, अब इसका हमने फेस निकाला, जब तो फेस निकालेंगे जब आप, तो न्यूमरेटर में एक इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है और उसके साथ एक माइनस साइन है। जो जे होता है उसका फेस होता है 90 डिग्री, और उसके साथ क्योंकि माइनस है तो जो न्यूमरेटर है उसका फेस आ जाएगा -90 डिग्री। और जो डिनोमिनेटर है उसका अगर आपने फेस निकालना हो तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट होता है, तो टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा RC1 आ जाएगा। फिर -90 न्यूमरेटर का फेस, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप डिनोमिनेटर का फेस, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी फेस, राइट। तो ये आपका गेन का रिस्पॉन्स बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमने ये भी देखा कि अगर हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को प्लग इन कर दें अपने फेज रिस्पॉन्स में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को अगर आप प्लग इन कर दें तो आप बेसिकली ओमेगा की जगह कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डाल देंगे, यानी 1/R1C को डाल देंगे। न्यूमरेटर में भी आप ओमेगा की जगह ओमेगा C को प्लग इन कर दें, डिनोमिनेटर में भी कर दें, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली सॉल्व होके RF डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा, यानी KPB डिवाइडेड बाय √2 और 0.707 ऑफ KPB। ये भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, और ये मैंने फेज रिस्पॉन्स प्लॉट कर दिया था कि -90 डिग्री से स्टार्ट होगा और सेटल होगा जाके -180 डिग्री के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, उस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें KPB गिवन था -2 और हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन थी। दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई इसकी हेल्प से। KPB से हमने ये वाली इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1, और ओमेगा C से हमने इक्वेशन 2 बना ली। और क्योंकि इक्वेशंस 2 थी, अननोन्स 3 थे, तो हमने एक रेजिस्टेंस अज्यूम कर लिया और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जी अमर। सर जी, सर वो जो क्वेश्चन है ना एच ऑफ इन्फिनिटी वाली, वो वाली बता दें, क्वेश्चन उसकी समझ नहीं आई। अच्छा, एक मिनट में। ठीक है सर। हाँ जी, अब बताएं आपको क्या समझ नहीं आ रहा था कि एच ऑफ इन्फिनिटी क्या है। जी जी सर। अच्छा, एच ऑफ ओमेगा का आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, राइट। ये इसमें आपने क्या करना हाँ है, जी, इसमें आपने ओमेगा को इन्फिनिटी प्लग इन करना है। ओमेगा को जब आप ठीक है। इन्फिनिटी प्लग इन करेंगे तो आपके पास बेसिकली जो डिनोमिनेटर है उसमें दो फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वन तो है जो है वो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में इग्नोर हो जाएगा, तो आपके पास जो बाकी फैक्टर बच जाएगा वो जे ओमेगा सी आर एफ डिवाइड बाई जे ओमेगा सी आर वन बच जाएगा। अब ठीक, आर एफ बाई इन्फिनिटी से आर वन को इन्फिनिटी अलग कैंसिल कर हो लें जाएगी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है ना, तो इन्फिनिटी बाई ठीक है सर। इन्फिनिटी फॉर्म को आप जब लॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं तो उसका रिजल्ट -RF बाई आर वन रह जाएगा। सर उससे नीचे वाली क्वेश्चन भी बता दें, नीचे वाली जो नीचे जो आ रही इक्वेशन है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की। जी सर, ये तो पता लगी, ये एच ऑफ ओमेगा वाली जो मैग्नीट्यूड की है आपने फाइंड। जी,
और कौन सी इक्वेशन पूछ रहे हैं? ये मैग्नीट्यूड वाली सर जी। मैग्नीट्यूड जब लेना है तो मैग्नीट्यूड के लिए न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड लेना है और डिनोमिनेटर का लेना है। न्यूमरेटर में ठीक अगर है। आप देखें तो न्यूमरेटर में जस्ट एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि जे ओमेगा सी आर एफ है। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे आता है? अंडर द रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट स्क्वायर तो जीरो ठीक है, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर आ ठीक जाएगा है। ओमेगा सी आर एफ स्क्वायर, और वो अंडर द रूट है तो ठीक है सर जी। स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे। आगे समझ। ठीक है, ठीक है सर जी, ठीक, शुक्रिया। वेलकम। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो फैसल कुछ पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप ये बता दें काइंडली कि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली है? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो हम देखते हैं ना, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखने के लिए आपने सिर्फ करना ही होता है कि आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है इसमें जो फैक्टर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा के साथ, दैट इज टाउ। जी ठीक है, जी सर। और जी टाउ सर। जो होता है दैट इज बेसिकली इनवर्स ऑफ योर कॉर्नर और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ठीक हो वहां गया से कैलकुलेट किया और फिर मैंने इसको आगे आपको प्लग इन करके भी दिखाया है यहाँ पर कि अगर आप ये सर। कॉर्नर ओमेगा के साथ फ्रीक्वेंसी तो R1 सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है ना? ओमेगा के साथ अगर देखें तो R1 और C मल्टीप्लाई और हो C भी? ये देखें। ठीक है, मैं समझा वो ओमेगा C इकट्ठा है। नहीं नहीं, ओमेगा C R1। ठीक है, ठीक हो गया। तो ठीक है सर। यहाँ से निकालें। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आज स्टूडेंट स्ट्रेंथ काफ़ी लो है, अटेंडेंस का अपना ख्याल रखें, अटेंडेंस किसी की लो ना हो जाए। सॉरी, यासिर दोबारा रेज हैंड कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो बॉर्डर प्लॉट के साथ आपने रिलेट किया है इसको, ये जो ग्राफ है हमारे पास, वो एक दफा दोबारा बता दें, और उसमें जो है ओमेगा सी होता है। जी, ओमेगा सी इसमें भी होगा, वो यहाँ मैंने शो नहीं किया हुआ, उसमें भी ओमेगा सी एग्जिस्ट करेगा। और बॉर्डर प्लॉट सिंपली जो है अगर आप इस ग्राफ को डेसिबल में ले जाएं यानी 20 लॉग ले लें तो वो बॉर्डर प्लॉट बन जाएगा। उसकी आज सच कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन दो स्केल होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो लीनियर स्केल यूज़ करते हैं। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कि जो चीज आपने बताई थी वो जहाँ पे माइनस साइन से हमें पता लग रहा है कि ये 180 तक जाएगा, वो बात नहीं समझ आई। वो मैंने इस तरह से बताया था कि आप जब बेसिकली ओमेगा को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाते हैं तो आपके पास ठीक जो है। रिस्पॉन्स बनता है वो -RF/R1 रह जाता है। ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल के पास बैंड है। तो जो सही है। आपका माइनस साइन होता है वो बेसिकली 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है ना, तो इसलिए बताया था कि -180 पे सेटल होगा। तो ये स्टार्ट -90 से होगा, ये हमें जी, किस तरह पता लगेगा? -90 से लिए स्टार्ट होगा कि आपके न्यूमरेटर का फेज रिस्पॉन्स -90 है ना। जो हमने स्टार्ट में कैलकुलेट किया था वो जी बिल्कुल। R10 से। जी जी। सही है, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा सर ये एक ही क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी या नहीं होगी सर, ये 1 जून से? आप क्या चाहते हैं, ओपन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर ये सर कुछ समझ नहीं आ रही, पेपर होगा या नहीं होगा, या पिछले जीपीए के बेस पे रिजल्ट दे दिया जाएगा? नहीं नहीं, मतलब ऐसा ऐसा होना कुछ नहीं मतलब होगा। ना पड़े सर एग्जाम ये। एग्जाम फाइनल एग्जाम तो जरूर होगा। सर ये ऑनलाइन होगा मेरा यूनिवर्सिटी? ख्याल है इंजीनियरिंग कोर्सेज का मुश्किल है, ऑनलाइन नहीं हो सकेगा। लेकिन ये कि जून में आई ठीक है डोंट थिंक सो जून में एग्जाम होगा, एग्जाम मोस्ट प्रोबब्ली जुलाई में ही जाएगा। ठीक है सर, सर यही पूछना है सर। ओके। ठीक है सर।
जी यावर, यावर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। वही अब्दुल्ला वाली बात की कंटिन्यू करूंगा सर, बस के जिंदगी में फर्स्ट टाइम 4GB याद आता जा रहा है। अच्छा, अब्दुल्ला को नजर आ रहा है 4GP आता हुआ। ये सर वो 4GB नजर आ रहा है उसको कि ऑनलाइन हो जाएंगे, तो अब वही कह रहे डोंट गिव मी होप सर। अच्छा, चलें फिर, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जो है पीईसी ने आई थिंक ये कहा हुआ है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन नहीं होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपका एग्जाम डिले हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जेनवन साहब से। जी सर जो यूनिवर्सिटी की ना ये एग्जाम पॉलिसी आई थी उसमें लिखा हुआ था नो कॉमन पेपर विल बी मेड बाय एनी टीचर इफ टॉट बाय डिफरेंट सेक्शंस ना। अब जैसे जी। सर एनालॉग 3 आप हमें पढ़ा रहे हो, सर जफर है सेक्शन ए को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा पेपर आप ही बनाएंगे ना सर? हाँ, हमारा तो वैसे भी अलग ही होना था। नो कॉमन पेपर फॉर ऑल सेक्शंस मींस अगर मैं ही दोनों सेक्शंस को पढ़ा रहा था तब भी मुझे दोनों सेक्शंस का अलग अलग पेपर बनाना पड़ता, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली सेक्शन वाइज एक दिन में पेपर्स नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी इस वायरस की वजह से। तो उस पॉलिसी के अच्छा पॉइंट का मतलब ये है कि अगर एक ही टीचर दो सेक्शंस को भी पढ़ा रहा है तो दोनों सेक्शंस के लिए अलग अलग पेपर बनाएगा, तो अच्छा, ताकि मतलब दोनों हमारा सेक्शन। पेपर बनेगा तो आप ही बनाएंगे सर? ये आप लोगों का तो मैं ही बनाऊंगा। ठीक है सर, बहुत जजाकल्ला सर। ओके, आई थिंक क्वेश्चंस जो इस लेक्चर से रिलेटेड थे वो डील हो गए हैं, और हमारा जो लेक्चर टाइम है वो भी ख़त्म हो रहा है। सो आई विल स्टॉप हियर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह एट 4:30।